ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग के अंदर सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि आंसर्स लिखना भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आखिरकार एग्जामिनर आपको आंसर की स्किल्स देख के ही नॉलेज की मार्क्स दे रहा है। एंड दैट इज वाई हमारे सारे कोर्सेज के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों को ना ही सिर्फ नॉलेज एलिमेंट से बट नॉलेज को आंसर्स में ट्रांसफर करने की भी जो स्किल्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना सिखाते हैं। एंड इसी के चलते हुए वी हैव एंडेड अप क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ टॉपर्स इन आवर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, इंक्लूडिंग रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, आयशा फातिमा, श्रेय शशांक एंड न्यूमरस अदर्स। अब इसी के चलते हुए हम एक और बैच लेके आ रहे हैं जिसकी शुरुआत होगी 24 जुलाई 2023 से। पहली चीज, अगर आप मेनली कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं और अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट ही करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स। साथ ही में बैच 5 का कूपन भी यूज कर सकते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए, जो कि 16 जुलाई तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर आप इवैल्यूएशन एंड डिटेल्ड फीडबैक भी चाहते हैं अपने आंसर्स पे तो आप हमारा विद आंसर इवैल्यूएशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से मेंटरशिप भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इंपॉर्टेंटली 16 जुलाई तक 10% ऑफ वैलिड है इन सारे कोर्सेज पे, मतलब ऑलरेडी ये जो किफायती कोर्सेज है स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000 उस पे भी आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ में पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक एंड क्वालिटी ओरिएंटेड PSI ऑप्शनल के ये कोर्स है और इनका फायदा उठा के आप भी अपना रैंक जो है हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now, another very important approach in comparative politics is that of institutionalism, जिसको इसके एक रीब्रांडेड फॉर्म में जब री एमर्जेंस हुई उसको न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब एज द टर्म इट सेल्फ सजेस्ट, ये किस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, इंस्टीट्यूशंस पे जो है फोकस कर रही है। अब हमें पता है पॉलिटिकल सिस्टम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो कंप्राइज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अगर हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, हम बात करते हैं जैसे कि हमने इनपुट आउटपुट अप्रोच में भी देखा था, जब हमने आउटपुट अप्रोच के अंदर वेरियस आउटकम्स देखी थी, हम देखते हैं कि वो पॉलिसी आउटकम्स भी कुछ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू निकल के आती हैं, राइट। जैसे कि आपका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई, राइट। तो अक्रॉस पॉलिटिकल सिस्टम्स ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं, किस तरह का काम करती हैं, कितनी स्टेबल हैं, कितनी एफिशिएंटली काम कर रही हैं, जब हम इनको साइंटिफिकली कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो इसे एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहा जाता है। ये एक मोर फॉर्मल अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स की तरह भी देखी जाती है, क्योंकि ये फॉर्मल वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स जो कि इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड है उस पे फोकस करती है और इन इंस्टीट्यूशंस के रोल के ऊपर ही जो है स्टडी भी करने की कोशिश करती है, उनको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करती है, राइट। तो इसीलिए इसका नाम जो है इंस्टीट्यूशनलिज्म रखा गया। ठीक है, नाउ वी नो कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह से ये गवर्न कर रही हैं, किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम चला रही हैं, ना ही सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बट पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टडी रहा है, राइट। इनफैक्ट व्हेन वी लुक एट इवन Aristotle, right, he has looked at institutions and the kind of role that they play, right. Similarly, even when we look at modern day working, right, we look at कि किस तरह से various इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम IGP ही कर रहे थे, वी लुक्ड एट द वे इन विच पार्लियामेंट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम, वी लुक्ड एट द वे जुडिशरी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। इन फैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मे बी रिगार्डेड एज एन इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट मियरली अ डॉक्यूमेंट बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को अंडरलाइन करता है। एंड इसके अंदर भी कितने सारे चेंजेस आए हैं, वेदर इट इज़ इन द रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम देखें जिसके थ्रू हमने पार्टी सिस्टम का एनालिसिस किया, उसके अंदर कितने मेजर चेंजेस आए हैं, राइट। सो दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ कंपैरेटिव
पॉलिटिक्स, राइट। इनफैक्ट हम यही बात करते हैं कि जब इनिशियली हम पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं तो इनिशियली फॉर्मल पॉलिटिकल स्पेस के अंदर इसी इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस की स्टडी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस था। दिस इज़ व्हाट्स मोस्ट स्कॉलर्स वर कंसर्न्ड अबाउट, कि ये इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से बन के आई, राइट, क्या रोल निभा रही थी, मोनार्की क्या रोल कर रही थी, पार्लियामेंट क्या रोल कर रही थी, एग्जीक्यूटिव क्या रोल निभा रही थी। सो इनिशियल ईयर्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस में मेन फोकस ही उसकी इंस्टीट्यूशंस पे था। However, over time, with the rise of say political sociology, political culture, economy, इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है थोड़ी साइडलाइन हो गई, बिकॉज ये माने जाने लग गया कि ये सिर्फ एक फॉर्मल जो एक सुपर स्ट्रक्चर है ऑफ पॉलिटिक्स उसको देख रही है। हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इम्पैक्टेड बाय अदर फैक्टर्स ये उस पर शायद अटेंशन ही नहीं पे कर पा रही, राइट। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म ब्रीफली जो है हम देखते हैं इसके अंदर एक डिप आया, राइट, जहाँ पे स्पेशली बिहेवियरल मूवमेंट का जो है राइज देखा गया। तब स्पेशली जो है ये माना गया कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर नॉट डूइंग इनफ टू बी एबल टू स्टडी पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मल एस्पेक्ट्स पे नहीं बल्कि जो इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं उन पे भी इक्वली फोकस डालना पड़ेगा, ठीक है। और इस एम्पेरिकल जो ये अप्रोच आई, ये जो बिहेवियरल अप्रोच आई, इसके कारण इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है काफ़ी ज़्यादा साइडलाइन हो गई। However, 1980s onwards इसके अंदर दोबारा एक रीएमर्जेंस देखा गया एज द ग्लोबल वर्ल्ड वाज कमिंग क्लोजर एंड ग्लोबलाइजेशन जो है और भी इंटीग्रेटेड हुआ जा रहा था, राइट। इस दौरान जो है नॉट जस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशंस बट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे। तो यूएन एंड इसके जो आगे चल के बॉडीज़ थी, 1990s ऑनवर्ड्स WTO जो कि गैट से आगे बन के आया था, दैट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। आज के दिन में भी व्हेन वी लुक एट द वेरियस कंट्रोवर्सी सराउंडिंग से यूनेस्को, सराउंडिंग WHO, we realize the crucial role that these institutions are playing. Similarly, institutions like World Bank, like IMF, ये जो crucial role play करती हैं, ये सब इसी approach का एक हिस्सा है। 1980s onwards ये दोबारा जो एक फोकस आया इंस्टीट्यूशंस पे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस कैसे उभर के आ रही थी, किस तरह के फंक्शंस निभा रही थी, क्या अपना रोल ढंग से कर पा रही थी या नहीं, या कौन से हाइब्रिड मॉडल्स इनमें निकल के आए, इसके ऊपर जो फोकस आया दैट वाज रिगार्डेड एज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। नाउ इंस्टीट्यूशनल थ्योरी जो है बेसिकली ये अज्यूम करती है दैट इंस्टीट्यूशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन द पीपल हु ऑक्यूपाई देम। यहाँ पे आप एक जो वेबेरियन डिस्कोर्स है उसको देख सकते हैं, राइट। वेबर का भी यही मानना था जब उन्होंने रैशनल लीगल ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी की बात की कि आपकी पावर कहाँ से आती है, फ्रॉम द ऑफिस यू ऑक्यूपाई, द पर्सन सिटिंग दैट डज नॉट मैटर, राइट। तो अगर आप किसी जगह के डीसी लगे हैं, इट इज दैट ऑफिशियल पोजिशन ऑफ डीसी दैट मैटर्स। इट डजेंट मैटर हु यू आर, इट माई बी XYZ और ABC, people might come and go, but it is the office, the organization that retains power that is more important. यही आइडिया जो है इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच भी अपनाती है, that it is organizations that matter more than people. So rather than people shaping organizations and institutions, it is actually vice versa. And यही institutions, because ये institutions obviously function according to certain rules and regulations. अगेन वेबेरियन डिस्कोर्स आप देख सकते हैं, राइट, कि कुछ एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे जो है ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाती हैं, उनका उल्लंघन नहीं करती है। एंड बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू आर फॉलोइंग, तो एक तरह की स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो हमें पता है अगर ये काम होता है तो यही होगा, राइट। अगर हमने कोई पर्टिकुलर पेपर साइन कराना है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के उसी डिपार्टमेंट में जाना होगा, राइट। अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो हमें उसी डिपार्टमेंट में जाना होगा, इतनी फीस भरनी होगी। तो एक तरह से एक स्टेबिलिटी मिल जाती है जो अगेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब इंस्टीट्यूशन स्टेबल होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। तभी हम बात करते हैं ना, जब भी हम कहते हैं से व्हेन अ हंग गवर्नमेंट कम्स, राइट, वी क्वेश्चन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज एग्जीक्यूटिव एज एन इंस्टीट्यूशन अब स्टेबल नहीं रहा, बिकॉज अब जो है पार्लियामेंट
हंग है, राइट। लेजिस्लेचर एक स्टेबल नहीं रहा, एग्जीक्यूटिव स्टेबल नहीं रहा, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है आपकी गवर्नमेंट कब गिर जाए, राइट। सिमिलरली अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है उतना ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं है तो अगेन स्टेबिलिटी नहीं आती है। अगर हम क्वेश्चन मार्क्स रेज करने लगते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ECI, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगेन कम्स इनटू क्वेश्चन, राइट। सो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस एंड इनकी एक स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग जो है एक मेजर क्राइटेरिया माना जाता है फॉर इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, कि जितने ज़्यादा इंट्रेंच्ड होंगे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इम्पार्ट करेंगी ये इंस्टीट्यूशंस। हाउएवर ज़रूरी नहीं है स्टेबिलिटी ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड विद एफिशिएंसी ऑल्सो, राइट। इनफैक्ट कई बार जो है इंस्टीट्यूशंस में कुछ स्ट्रेंथ्स भी हो सकती हैं एंड कुछ वीकनेसेस भी हो सकती हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ें जो कि एक इंस्टीट्यूशन को स्टेबल बना रही हैं वो उसको एफिशिएंट भी बनाए, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ना इंडियन ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात कर लें, राइट, हर एक लेवल पे साइन कराना है। अब ये भी होता है वो हर लेवल पे साइन कराने के लिए ऑफन टाइम बहुत एक टाइम टेकिंग टास्क हो जाता है, ज़रूरी नहीं है एफिशिएंट हो बट इट मेक्स इट मोर स्टेबल, राइट। सिमिलरली कई थ्योरिस्ट ने WTO का भी एग्जाम्पल दिया है, राइट। एक लीडिंग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री ट्रेड जो है और ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो है इसको ये काम दिया गया, राइट। अब क्या हुआ दोहा ऑनवर्ड्स जो है जो कि कतार के अंदर एक दोहा हमारा राउंड हुआ था, तब से जो है देयर वर न्यूमरस इश्यूज ट्रेड नेगोशिएशंस को लेके जो कि निकल के है जिसके अंदर इंडिया ने भी मेजर रोल प्ले किया, राइट। जोन्स हु इज अ मेजर इंस्टीट्यूशनल स्कॉलर, उन्होंने बात की कि WTO की अगर हम प्रॉब्लम्स देखें जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो चीख चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं कि WTO इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द डेवलप्ड वर्ल्ड, वो कहते हैं WTO की मेजर प्रॉब्लम्स जो है ना वो इसलिए आई हैं क्योंकि उन्होंने एक तरह से एक स्ट्रक्चर इनहेरिट किया था, इनके प्रीडिसेसर थे, विच वाज द गैट, विच वाज योर जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। अब गैट का काम क्या था? गैट पहले जो है वाज मोर कंसर्न्ड विद जो वेल्दियर डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, राइट, वो उनके साथ डील करता था। अब सेम स्ट्रक्चर जो है WTO ने अडॉप्ट किया, बट WTO का मैंडेट तो और भी ज़्यादा बड़ा है, यूनिवर्सल है। यहाँ पे नॉट जस्ट द डेवलप्ड बट डेवलपिंग कंट्रीज भी इनका हिस्सा है, राइट। अभी इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज भी इनका हिस्सा है। और जब आप वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली इट वोंट वर्क, राइट। ये स्ट्रक्चर आपको स्टेबिलिटी ज़रूर दे रहा होगा बट एफिशिएंसी, you never know. A similar kind of argument can also be talked of when it comes to UNSC, right, कि UNSC और उसके जो permanent 5 members हैं, right, जब वो बनाए गए they were to impart a certain kind of stability to the UN and its working, but ये stability जो है एक World War II के बाद के world को depict करती है, आज के world को depict नहीं करती है, right। So maybe reforms are needed in all these institutions to keep up with the changes in the world and therefore also to improve their efficiency. Now this gives right to the question कि आखिर का इंस्टीट्यूशन होता क्या है। मार्च एंड ऑल्सन जो है कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ रिलेटिवली एंड्योरिंग कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिसेस। रिलेटिवली एंड्योरिंग मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग कलेक्शन है ऑफ सर्टेन रूल्स एंड कुछ प्रैक्टिसेस जो कि इकट्ठी की गई हैं और इनको एम्बेड कर दिया गया है इन सर्टेन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग एंड रिसोर्सेज, राइट, कि ये काम जो है आपको सौंपा गया है, एक सर्टेन स्ट्रक्चर आपको सौंपा गया है जिसके हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो कि बदलते नहीं है रिगार्डलेस ऑफ कौन से इंडिविजुअल्स आए या जाए, राइट। अब जो मर्जी सेक्रेटरी जनरल हो ऑफ द यूएन ने इन स्पेसिफिक तरीका काम करना है, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद WTO एंड दे आर रिलेटिवली रेजिलियंट, मतलब दे डोंट change over time or they aren't given to what a person likes or dislikes. I can't become the Prime Minister of India and kal ko say I don't like the constitution at all and throw it in the dustbin. I cannot do that. There is an institution, an organization, a practice, certain rules set in place, ठीक है। तो ये लोगों के हिसाब से नहीं बदलती है, राइट। अगर बाहर की चेंजेस हो गए, राइट, उसके हिसाब से नहीं बदलती है बल्कि रिलेटिवली एंड्योरिंग है, स्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, राइट। देयर न्यूमरस काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे कि आपको दिखा दिया एग्जीक्यूटिव हो गया, राइट, जो कि पॉलिसी मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर्स,
ये भी क्या है कि इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरी नहीं है आपने ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही देखना है, बल्कि इवन जो वेरियस ऑफिसेज हैं दे आर एन इंस्टीट्यूशन इन देम सेल्व्स। लेजिस्लेचर हो गया जिसमें पार्लियामेंट आ गई, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, जुडिशरी हो गई जो किसी की आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस की तरह इनको माना जाता है। Now importantly institutions जो है however despite the fact that they are enduring, they are long lasting, इसका ये मतलब नहीं completely static रहती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है, बट इसका ये मतलब नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमेशा से ही सेम है, हमेशा ही स्टैटिक रहा है। इनफैक्ट देयर इज अ नीड फॉर चेंजेस, एंड इनफैक्ट जब न्यू सर्कमस्टांस अराइज होते हैं तो चेंजेस लाने ज़रूरी है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बात की ना कि उसमें भी अमेंडमेंट्स लाने की क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज द कंट्री इटसेल्फ इज चेंजिंग, द पीपल आर चेंजिंग, देयर नीड्स आर चेंजिंग, देयर डिमांड्स आर चेंजिंग, राइट। तो जब हम इंस्टीट्यूशंस में ये चेंजेस लाते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्वियसली जब एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन पहली बार सेटअप होती है, पहली बार क्रिएट होती है, राइट। विद देयर क्रिएशन दे एंड अप डेवलपिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या कर रही थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस होंगी वो कैसे काम करेंगी उनकी रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना रही थी, ठीक है। और उसके थ्रू ही उनकी पोजीशन एंट्रेंच भी हो जाती है कि कोई उनकी पोजीशन को हिला नहीं पाता, राइट। दे आर क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, मतलब बाहर के एक्सटर्नल एक्टर्स एंड फैक्टर्स से वो थोड़ा हटके होते हैं, राइट। एंड इवन दो एक्सटर्नल एक्टर्स एंड फैक्टर्स उनकी वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीटली उसको ओवरवेलम ही कर ले, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन नोज हाउ इट वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। नाउ देयर माइट बी अ सोशल मूवमेंट, देयर माइट बी अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, ज़रूरी नहीं है लेजिस्लेचर विल चेंज इट्स लॉ because of that protest, right? It completely depends on the institution also. साथ ही में ये continuously evolve भी करते रहते हैं responses to various pressures, right? So a protest might lead to changes, it might not lead to changes also, right? तो हमेशा ही एक constant state of dynamism के अंदर रहते हैं जो various institutions है। However, importantly, much like other approaches also, we have to understand, जो कि एक limitation भी है, कि institution ज़रूरी नहीं है complete हमको reality बता सके about a political system. In fact, most institutions are embedded in social factors, right? तो for example हम अथॉरिटेरियन स्टेट्स की भी अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर हम चाइना ही ले लें, चाइना में प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, हाउएवर ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो उतना ही आंसरेबल टू द पब्लिक है जितना से इन अदर लिबरल डेमोक्रेसीज हो। रशिया के अंदर जैसे पुतिन है, राइट, कितनी ही उनकी आंसरेबिलिटी है, कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। चाहे एक इंटायर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट माइट एग्जिस्ट, बट किस तरह से वो काम कर रहा है, कितने पर्सनल नेटवर्क्स पीछे चल रहे हैं, कितनी बार पुतिन की सुनी जा रही है, वो प्रैक्टिकलिटी में सबको देखने को ही मिलता है, राइट। साथ ही में again, even though institutions claim that it is institutions which are more important than the people, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लोग चेंज ना कर पाए। इनफैक्ट हम बात करते हैं, हमने बात की थी जब हम प्रेसिडेंसी भी पढ़ रहे थे कि किस तरह से वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स हुव कम हैव डिफाइंड द ऑफिस, राइट। देयर हैव बीन सर्टेन प्रेसिडेंट्स हुव जस्ट बीन रबर स्टैम्प्स, राइट। देन देयर हैव बीन सर्टेन प्रेसिडेंट्स who have been more activist, who've been regarded as people's presidents, right? People like Pranab Mukherjee, people like APJ Abdul Kalam. Wahi there were other presidents like Yani Zail Singh who were seen as maybe overstepping their boundaries also, right? So a person might also define or mold the way in which an institution comes to work, right? So ये जो है कुछ limitations मानी जाती है of the institutional approach. Now in the end we come to the limitations of the entire comparative method. अब comparative method हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली क्रूशल है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत डेटा ओरिएंटेड है, सर्वे ओरिएंटेड है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करता है वेरियस यूनिट्स को, जो कि हमको एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है in the way that we look at the world, we derive various theories from it, we try to make certain generalized theories from it, ठीक है। तो comparativists and comparative scientists का काम क्या होता है कि वो compare and contrast करते हैं political systems के various components, various elements को across the world, and इसके through वो क्या करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कौन सी कुछ tendencies, right, कुछ similarities exist करती हैं या कुछ differences exist करते हैं जिसके through वो कोई causal theory दे सके, right। So इसके through causal theories बन पाती हैं, right। So for example if we see that say in West Asia
देर आर मोस्टली मोनार्कीज और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स एट वर्क। तो क्या करेंगे वो, वेरियस वेस्ट एशियन कंट्रीज को पिकअप करेंगे, देखेंगे कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे अथॉरिटेरियन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है और कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं। देन दे विल लुक एट वेरियस फैक्टर्स जो कि इन वेरियस कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल कम अप विद अ थ्योरी दैट इफ अ कंट्री हैज these things, then there is a tendency for it to have an authoritarian government. Obviously social sciences में nothing is completely objective और nothing is completely sure, right? changes तो हो ही सकते हैं because सब्जेक्टिव ही है, राइट? आखिरकार सोशल साइंसेस को आप कितना ऑब्जेक्टिव बना लोगे, कंप्लीट साइंस प्योर साइंस तो बना नहीं सकते, बट एक वाइड अमाउंट ऑफ जनरलिटी एंड एप्लीकेशन बेसिस जो है दे देती है। इनफैक्ट ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस जहां पे हम ऐसी कॉजल ब्रॉड कॉजल थ्योरीज जनरलाइजेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, इसको टिली बुलाते हैं यूनिवर्सलाइजिंग कंपैरिजन। एक मेजर एग्जाम्पल ऑफ द सेम इज द क्लासिकल वर्क ऑफ थीडा स्कॉचपोल जो कि 1979 में आया था ऑन सोशल रेवोल्यूशंस, जहां पे वो फ्रेंच, रशियन एंड चाइना की जो सोशल रेवोल्यूशंस थी उनको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करती हैं टू कम अप विद अ कॉजल थ्योरी ऑफ what leads to a social revolution, why do social revolutions happen, how do social revolutions happen, and by comparing and contrasting these various revolutions, right, she talked of three main developments, right, जिनके कारण social revolutions जो है आ सकती हैं। पहला she said was अगर collapse हो जाए या फिर जो central administrative या military machineries हैं उनके अंदर capacity ना हो to be able to control the people around them, then there are widespread peasant या mass rebellions, साथ ही में they are aided by marginal elite political movements also, that elites also try, क्योंकि मास जो है रिबेल कर सकता है बट गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी ना इनके अंदर नहीं है। दैट इज वाई यू हैव सर्टन रीजंस वाई रशिया के अंदर पहली मूवमेंट फेल्स, राइट, या फिर वाई फ्रांस के अंदर से जैकोबियंस लीड टू अ वाइड स्प्रेड मैसेकर, राइट। तो यू ऑल्सो नीड एन एलीट who has the required talent and capability and organizational ability to come and occupy that space left behind by social revolution, or to make social revolution a success as well, right? जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हम बात करते हैं ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लीडरलेस मूवमेंट बन गई थी एक पॉइंट पे, राइट, जिसके कारण जो है उसकी एफिकेसी को लेके मेजर क्वेश्चन मार्क्स भी उठते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें जो है आपके कंपैरेटिव का हिस्सा बनती है। साथ ही में नॉट ओनली अक्रॉस स्पेस बट इवन एक टेम्पोरल एनालिसिस जो है कंपैरेटिव मेथड ऑफर करता है, जहाँ पे ओवर टाइम पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं आप उसको भी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, राइट। सो वी सी द मेजर एडवांटेजेस दैट द कंपैरेटिव मेथड हैज, हाउएवर इट इज आल्सो अकम्पनीड बाय अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है। अब क्या है ये लिमिटेशंस जो कि इसके साथ आती हैं? पहला मेजर इशू जो कि कंपैरेटिव मेथड के साथ आता है इज द चॉइस ऑफ यूनिट्स बीइंग कंपेयर्ड। अब हम ऑफन बोलते हैं ना यू कांट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यू जस्ट कांट कंपेयर देम, राइट। तो अब हम बोले कि हम इंडिया, जिम्बाब्वे एंड यूएसए की इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब यूएसए इज एट अ कंप्लीटली different level of growth, right? Zimbabwe is at a completely different level of growth. India is at a completely different level of growth, right? और अगर हम बोल दें कि at this point in age, right, USA has adopted a better model, right, say vis-a-vis India or Zimbabwe, that can be a questionable argument. Why? Because you have to understand the kind of colonial rules that they went through, right? इनकी जो है प्लेसमेंट, कब इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, राइट। यही ऑन दी अदर हैंड अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज को कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करते हैं या ब्रिक्स कंट्रीज को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं, वो एक बैलेंस्ड कंपैरिजन लिखता है। व्हाई? बिकॉज दोज आर सिमिलर यूनिट्स, राइट। अगर हम हम पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं से बिटवीन इनकम्पेरेबल यूनिट्स और ऑन इनकम्पेरेबल थीम्स, तो उसके कारण जो है सिर्फ कंफ्यूजन होगी और गलत रिजल्ट ही जो है निकल के आएंगे। तो इस सब पे ध्यान रखना जो है कंपैरेटिव मेथड की एक मेजर
इशू है, एक मेजर डिफिकल्टी है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली सोशल साइंसेस के अंदर लार्ज इनफ केसेस होते ही नहीं है कि हम कन्वेंशनल स्टेटिस्टिकल मेथड यूज़ कर सकें, राइट। तो कन्वेंशनल स्टेटिस्टिकल मेथड्स में अगर हमने डाटा जो है वो यूज़ करना है, डाटा का जो है उसको प्रोसेस करना है एंड उसके बेसिस पे से वेरियस फॉर्म्स ऑफ जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं वो लगाने हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करना है, रिग्रेशन हो गया, सो ऑन सो फोर्थ, उसके लिए हमें एक कंसिडरेबल डेटा भी पहले चाहिए होता है, कंसिडरेबल नंबर ऑफ केसेस भी चाहिए होते हैं, राइट, जिसके थ्रू हम बोलें कि हाँ जी काफ़ी एक जो है प्रोबेबल रिजल्ट्स आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्सीन डेवलप करते हैं कोविड-19 के लिए, हम एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल पे पहले वो ट्रायल करते हैं, जो कि एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर हो टू इंश्योर कि हाँ जी ये वैक्सीन जो है काम आएगी। अगर आप वही सोचो कि वैक्सीन का जो फेज 3 का ट्रायल्स है वो हम सिर्फ 10 लोगों पे करें, तो क्या हम उस वैक्सीन को फुल प्रूफ मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब सोशल साइंसेज में इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस में है ही से अराउंड 190 से 193 194 कंट्रीज, राइट। तो ऑलरेडी जहाँ हम बाकी यूनिट्स के अंदर, बाकी जगह पे बाकी प्योर साइंसेस के अंदर जब हम डेटा यूज़ करते हैं, यूनिट्स यूज़ करते हैं, हम थाउजेंड्स की लैक्स के नंबर्स पे जो है ये करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अब सोशल साइंसेज में टोटल कंट्रीज ही 192 हैं, उनमें अगर हम कंपेरेबल यूनिट्स की बात करें तो नंबर और भी कम हो जाता है। तो बेसिकली उतने इनफ केसेस ही नहीं है कि हम बोले कि रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट्स जो है हमारे पास निकल के आए हैं, क्योंकि हमने एनालिसिस ही से 10 केसेस का किया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव या फुल प्रूफ है। साथ ही में एरन लिपहार्ड जो हैं वो जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ना वो ऑफन हाउ के ऊपर तो काफ़ी स्पेसिफाई कर देता है कि किस तरह से सोशल रेवोल्यूशन हुई, राइट, हाउ डिड दे हैपन, व्हाट, राइट, तो हाउ डिड दे प्रोग्रेस, बट जो व्हाट ऑफ इट्स एनालिसिस है ना वो काफ़ी बार जो है अंडरमाइन हो जाता है। सम स्कॉलर्स आर एबल टू डू इट, जैसे कि थीदा स्कॉचपॉल ने किया था, बट मोर ऑफन देन नॉट many scholars end up looking only at the how and not the what part of the analysis, right, that what are the factors that are leading to these changes, what are the factors that are causing these differences, what are the factors जिनके कारण जो है a certain political system turned out like this and the other did not, right। mere compare and contrast karna is not enough, but the what part is also extremely significant। एक और प्रॉब्लम जो कि कंपैरेटिव मेथड के साथ रेज की जाती है कि जो रिसर्चर खुद है, ही और शी माइट नॉट बी ऑब्जेक्टिव, राइट, एंड ऑफन उनकी खुद की जो बायसनेस है वो उनकी कंपैरेटिव प्रोसेस में भी आ जाती है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर कोई वेस्टर्न सोशल साइंटिस्ट, राइट, समवन फ्रॉम द यूएस, someone with say conservative opinions decides to compare and contrast socialist, communist and liberal regimes, राइट। ऑब्वियस है कि वो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट रजीम्स को बोलेंगे ही बोलेंगे कि वो नेगेटिव हैं, वो गलत हैं, दे आर लेस केपेबल, उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, दे आर रिप्रेसिव, राइट, दे आर ऑप्रेसिव, राइट। तो ये जो है एक करेक्ट वो नहीं है, राइट। सिमिलरली हम बात करते हैं ना बहुत बार, जैसे कि चाइना के अंदर एक बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल डॉग फेस्टिवल होता है, राइट। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु कम अप एंड सेड ये कितना गलत है, कितना गलत फेस्टिवल है, राइट। आप बाकी लिबरल देशों में देखो, लिबरल डेमोक्रेटिक देशों में देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बट इज द कंपैरिजन वैलिड? कंप्लीटली डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हिस्टोरिकल नोशंस है। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स है, तो क्या आप उनको बोल सकते हो एंड क्या एक वैलिड कंपैरिजन होगा दैट बिकॉज मे बी अ सर्टेन कम्युनिटी ईट्स से माइस, they are a dirty community? No, that will not be a valid comparison because you aren't taking into consideration sociological or historical factors, and often आपकी खुद की biasness on what you consider to be worth eating and what not worth eating, जो कि आपके खुद की अपब्रिंगिंग, आपके सोशल सर्कमस्टांसेस से निकल के आ रहा है, उस बेसिस पे जो कमेंट्स है उसको पास कर रहे हैं, राइट। सो ये सारे जो है मेजर लिमिटेशंस मानी जाती हैं of what is regarded as the comparative method. Now you will remember कि हम जो political theory कर रहे थे उसके अंदर under post colonial
स्टेट हमने मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थ्योरी की थी, राइट, जिसके अंदर वी हैड लुक्ड एट थ्योरीज ऑफ रुस्टो, राइट, जिन्होंने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी, जिसके अंदर हमने देखा था दैट हाउ दैट इज़ अ वेरी लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन टूवर्ड्स अप्रोचिंग कि स्टेट्स को हम कब कहते हैं कि ये मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ठीक है। देन अगेन अनदर मेजर थ्योरी दैट वी हैड डन वाज एफ.डब्ल्यू. रिग्स की थ्योरी, राइट, जिसके अंदर हमने प्रिज्मेटिक सोसाइटीज का आइडिया जो है उसको एक्सप्लोर किया था, उसको देखा था। अब उसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन अप्रोच को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी किया जाता है, राइट। तो वही सेम थ्योरी जो है अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो अभी लैकिंग थे, जिनको और थोड़ा करने की ज़रूरत है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड पूरा का पूरा एक जिस्ट ऑफ political development and modernization comparative politics में। Now one term that we need to look at is the idea of political decay, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर वी हैड डन द इंस्टीट्यूशनलिस्ट एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जहाँ पे हमने बात की कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस, इनकी डेवलपमेंट, इनकी रोल, इनकी एफिशिएंसी, इनकी स्टेबिलिटी, इनकी अडेप्टेबिलिटी, राइट, उसको स्टडी किया जाता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया जाता है अक्रॉस पॉलिटिकल सिस्टम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। अब उसी इंस्टीट्यूशनलिज्म को अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ दें तो ये पॉलिटिकल डिके का आइडिया जो है निकल के आ जाएगा। अब ये पॉलिटिकल डिके का आइडिया दिया किसने? नाउ सैमुअल पी हंटिंगटन, जिनकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हमने की थी, यू विल रिमेंबर वी हैव डन एन एंटायर लेक्चर on his clash of civilizations, right, on his ideas of modernization. अब सैमुअल पी हंटिंगटन ने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा बाय द नेम ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, राइट। तो उनके आर्टिकल के नाम के अंदर ही जो है ये पॉलिटिकल डीके का आइडिया आ गया था, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की दैट इन सर्टन डेवलपिंग स्टेट्स, राइट, जिनको आप थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स भी बोलते हो, तो साउथ एशियन स्टेट्स हो गए, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हो गए, राइट, यहाँ पे पॉलिटिकल डीके क्यों आया, किस तरह से आया, उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, राइट। अब ये बेसिकली एक रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बिटवीन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या होती है? अब हमने ये चीज़ जो है आईजीपी में भी की हुई है। मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का बेसिकली मतलब है कि लोगों को एक तरह से इनकरेज करना टू पार्टिसिपेट इन द इंटायर आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स। ये मोबिलाइजेशन जो है वेरियस बेसिस पे हो सकती है, जैसे कि हमने इंडिया के केस में ही देखा था दैट समटाइम्स एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक थिंग्स कैन बी यूज्ड फॉर मोबिलाइजिंग पीपल, राइट। फॉर इंस्टेंस कास्ट के आइडियाज, रिलीजन के आइडियाज कि हमारा रिलीजन खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है, कास्ट के आइडियाज़, राइट, कि हमारी रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट को कोई नहीं पूछ रहा, कोटे रिजर्वेशन को देखो क्या हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो समटाइम्स दीज थिंग्स आर यूज्ड टू मोबिलाइज पीपल, राइट। नाउ इफ यू विल रिमेंबर द वेरी फेमस अभिराम कोमाचिन केस, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इसको अगर आप एक गलत तरह से प्रोवोकेटिव मैनर में यूज करने की कोशिश करोगे तो ये आरपीए के खिलाफ है, ठीक है, ये जो है आप गलत काम कर रहे हो। रिगार्डलेस ऑफ दैट वी हैव सीन दैट इंडिया के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इस तरह की मोबिलाइजेशन जो है एक पार्ट एंड पार्सल बन गई है। अब इस तरह की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशंस और उनकी वर्किंग को किस तरह से इम्पैक्ट करती है उसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट दिस इज exactly what Yogendra Yadav also tries to do, right? If you understand his idea of the first and the second democratic upsurge, they are intimately related to कि political mobilization based on caste किस तरह से उसने इम्पैक्ट किया इंस्टीट्यूशन, दैट इज हमारी पार्लियामेंट जो कि हमारा एक लेजिस्लेचर है, उसकी डेवलपमेंट को, उसके रोल को, उसकी फंक्शनिंग को, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से आप लिंक ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, राइट। अब सैमुअल हंटिंगटन क्या बोलते हैं दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन,
डेमोक्रेसी क्या होगी? डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, वही छठी की किताब से हम पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अब्राहम लिंकन का कोट, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर ऊपर हमने पूरा लेक्चर किया है, राइट। हमने ये भी देखा है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो निकल के आता है, राइट, वो वेरियस तरह की कैटेगराइजेशंस करता है ऑफ द काइंड ऑफ डेमोक्रेसीज दैट वी लिव इन, राइट। यू विल रिमेंबर दैट। अब ये काइंड ऑफ डेमोक्रेसीज की क्यों बात करते हो? कहता है ना दैट देयर इज फुल डेमोक्रेसी, देयर इज फ्लॉड डेमोक्रेसी, देयर इज हाइब्रिड रिजीम एंड देन देयर इज अथॉरिटेरियनिज्म, राइट। इंडिया को जैसे कि उन्होंने फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर प्लेस किया गया है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ? फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कि इलेक्शंस हो गए, हमने वोट डाल दिए, गवर्नमेंट आ गई। डेमोक्रेटाइजेशन गोज फर्दर मोर। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है दैट इवन द बेसिस ऑन विच यू आर गिविंग योर वोट, आप उसको भी एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वेल डेमोक्रेसी कैन बी पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटाइजेशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो अगर मैं वोट डालने जा रही हूँ, ठीक है, और वोट के बेसिस पे जो है इलेक्ट होगी गवर्नमेंट, बट अगर मैं वो वोट रादर देन एनालाइजिंग कि वो किस तरह का जो है जो खड़ा हो रहा है इंसान, ठीक है, जिसको मैं वोट करने डालने जा रही हूँ, इंस्टेड ऑफ मे बी लुकिंग एट हिज एंटीसीडेंट्स, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट हिज क्वालिफिकेशंस, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट हिज पास्ट एक्सपीरियंस, अगर मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अच्छा कोई नहीं, क्रिमिनल हुआ तो क्या हुआ, मेरी जाति का तो है, चलो वोट डाल देते हैं, इज दैट डेमोक्रेटाइजेशन? नो, इट्स नॉट। ठीक है, सो डेमोक्रेटाइजेशन वही, अगर आप उल्टा सोचें, राइट, अगर आप उल्टा सोचें और देखें दैट इफ अ vulnerable, marginalized, oppressed caste now goes ahead and decides to vote for his or her candidate that also comes from an oppressed background, that can be considered as democratization. Why? Because that is leading to transfer of power into the hands of those people who were erstwhile marginalized, and therefore now they are being given an opportunity to attend and बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जो कि पहले उनको डिनाइड थी। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में भी सैमुअल पी हंटिंगटन बोलते हैं एक इंटीमेट रिश्ता है। हम बात करते हैं ना कि अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है सक्सेसफुल हो पाई है, दैट इज also because of the kind of role that Election Commission of India has played, right? A strong autonomous institution like Election Commission of India is definitely imperative and important for democratization and the success of democracy in India, right? तभी जब हम एनालाइज करते हैं रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, द नीड फॉर इट्स ऑटोनॉमी को, द नीड फॉर इट्स इंडिपेंडेंस को, हमें वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी रखती है बिकॉज ये डेमोक्रेटाइजेशन ऐसी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है, राइट? तो ऐसा ही कनेक्शन जो है हंटिंगटन ड्रॉ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हंटिंगटन कहते हैं, and when you look at political development, especially in the conventional थ्योरीज जो कि ज़्यादा जो हैं इम्पॉर्टेंट है, मेन स्ट्रीम है, उनके अंदर कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि अगर कंट्रीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें अचीव हो रही हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मॉडर्नाइज हो रही हैं कंट्रीज़, वो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज़। कौन सी है ये चार कैटेगरीज? पहली है रैशनलाइजेशन, राइट। नाउ रिमेंबर हमने की है वेबर का आइडिया ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात की है। तो उनका क्या कहना है कि जैसे जैसे आप एक मॉडर्न स्टेट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे रैशनल लीगल अथॉरिटी जो है उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ने लगती है, राइट। सो रैशनलाइजेशन इज सीन एज अ वे इन विच दैट आप इंस्टेड ऑफ से चूजिंग और अपॉइंटिंग मे बी सिविल सर्वेंट्स, आपको ये तो नहीं बोलता ना अच्छा ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा बेटा है तो चलो इसको यूपीएससी में ले लो, नहीं। यू हैव अ प्रॉपर पेपर जो आपने क्लियर करना है, ठीक है, 3 सेट्स ऑफ स्टेजेस जो आपने क्लियर करने हैं टू बी एबल टू ज्वाइन दिस रैशनल लीगल अथॉरिटी, जहाँ पे सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, उस हिसाब से आपने काम करने हैं, उस हिसाब से हायरार्कीज आर ड्रॉन, जिसके बेसिस पे जो है पूरा ये सिस्टम
चलता है। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन है। देन इज द आइडिया ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे एक कंट्री जो है, जैसे जैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है मॉडर्नाइज होता रहता है, वैसे वैसे लोगों के अंदर जो बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है वो और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया जो है बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस भी फेस कर रहा था। नॉट टू से कि आज नहीं फेस करता, पर तब शायद जो है वो और अक्यूट थे, राइट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था। देन देयर वाज द केस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जिनके साथ उन्होंने जूझना था। देन देयर वर अ लॉट ऑफ सेसेशनिस्ट स्टेट्स ऑल्सो जो कि डिमांड कर रहे थे कि हमें तुम लोगों से अलग हो जाना है, राइट। ओवर टाइम एज द डेमोक्रेसी हैज़ मेच्योर्ड, द सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, दिस यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, वो भी और ज़्यादा बढ़ती गई है इंडिया के अंदर। देन देर इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, जिसकी बात मैंने आपके साथ पहले ही की, ठीक है। कि डेमोक्रेटाइजेशन का क्या आइडिया है कि धीरे धीरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कल्चर जो है वो लोगों के अंदर सीप इन होता रहता है, राइट। मतलब कि इमेजिन कीजिए दैट यू कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, राइट। एंड पहले क्या होता था कि हमारी घर की औरतें जो हैं दे विल वोट एज पर व्हाट देयर हस्बैंड्स, फादर्स और सन्स और ब्रदर्स आर सेइंग, राइट। उनकी खुद की से नहीं होगी। ओवर टाइम क्या हुआ, इस एटीट्यूड के अंदर चेंज आ जाता है, वेयर इन वी बिलीव दैट नॉट जस्ट अस, ठीक है, हर किसी को, हमारी औरतों को भी एक अधिकार है टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड टू बी एबल टू वोट अकॉर्डिंगली। साथ ही में जैसे कि मैंने पहला भी एग्जाम्पल दिया दैट अर्स्टवाइल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो थी, ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ जो थी, उनको अब एक मौका देना कि वो भी जो है द हायर एक्लियंस ऑफ पावर उसके अंदर एंट्री अब पा रही हैं। दैट इज़ व्हाट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। देन इज़ द आइडिया ऑफ मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इलेक्टोरल बिहेवियर के अंदर ही किया था कि किस तरह से पहले इनिशियली अगर आप फर्स्ट जनरल इलेक्शन से शुरू करें, विमेंस पार्टिसिपेशन जो है कंपेयर टू मेंस पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस काफ़ी कम होती थी। ओवर टाइम हम देखते हैं कि अब, राइट, विद द 2019 इलेक्शंस दे आर मोर और लेस इक्वल, मोर और लेस पैरिटी पे आ गई है विमेन एंड मेन की जो इलेक्टोरल आउटकम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विमेन जेंडर बेस्ड मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। सो दिस मोबिलाइजेशन के भी जो है एक्सट्रीम वेरियस तरीके के मीन्स हो सकते हैं, वेरियस तरह के तरीके हो सकते हैं जिनके बेसिस पे जो है लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ जो है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे कि हमने कास्ट एंड रिलीजन का आइडिया डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, राइट। अब हंटिंगटन क्या बोलते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज, एक फैक्ट जो कि हमारे सामने निकल के आता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग एट अ मच rapid pace, much more rapid pace than formal political institutions की stability and इनका सीप इन होना। मतलब इंडिया के अंदर जेंडर पार्टिसिपेशन इंक्लूड हो रही है। इंडिया के अंदर हमने पहले ही देख लिया since the very inception of the idea of democracy in India, unlike say UK, unlike say USA, जहाँ पे phases में इलेक्शन वोटिंग की जो पावर है लोगों को सौंपी गई, राइट। दैट पहले सिर्फ वाइट मेल प्रॉपर्टीड मैन हैड वोटिंग पावर्स, इवेंचुअली जो है इनको और कम करके जो है बाकी लोगों को जो नॉर्मल वाइट मेल्स थे उन तक आई, राइट। देन फीमेल्स, देन आपके माइनॉरिटीज़, अफ्रीकन अमेरिकन, राइट। सो ये आइडिया जो है उनका फेजेस में आया। इंडिया में हमें पता है एट द वेरी आउटसेट देयर वाज अ बिलीफ कि हम जो है हर किसी को रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर इलिटरेट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव नो प्रॉपर्टी, वी विल गिव एवरीवन द राइट टू वोट, ठीक है। और इसी तरह से ओवर टाइम, ओवर ईयर्स, विद द कमिंग इन ऑफ द आइडिया ऑफ मंडलाइजेशन, विद ग्रेटर एक्सपेंशन ऑफ सच थिंग्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन जो है और भी ज़्यादा फास्टर पेस पे हो रही है देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी एंड उनका एक तरह से देम फाइंडिंग रूट्स। तो क्या हो रहा है दैट ऑफन वी सी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफन थ्रेटेंड और ओवरवेल्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब हंटिंगटन क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ ये मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो इन प्लेस हो, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं हैव फाउंड देयर ग्राउंडिंग्स। इंडिया के ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें, इंडिया के अंदर हमने कितनी बार देखा है जब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक NCST, NCSC, हम कहते हैं दैट दीज आर टूथलेस टाइगर्स,
राइट। पेपर पे इनमें बहुत पावर है बट एक्चुअल में इनके पास पावर नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर ऑफन ओवरवेल्म्ड बाय द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ व्हाट द पीपल आर सेइंग। ठीक है, अब हमने बहुत बार ऐसा देखा है, राइट, दैट सम सर्टेन केसेस हैपन, राइट, एंड क्या होता है, ट्रायल बाय मीडिया पहले ही शुरू हो जाता है, राइट। सो वी सॉ इन द केस ऑफ से जामिया मिलिया इंसिडेंट, वी सॉ इन द केस ऑफ JNU का इंसिडेंट, वी सॉ इन द केस ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट का इंसिडेंट्स, दैट मीडिया ट्रायल स्टार्ट ऑलरेडी, राइट। द क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर नेशनलिज्म, क्या वो ठीक कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं, राइट। इन सच इंस्टेंसेस political organizations, political institutes, political officers should have a say कि नहीं, आपने ऐसी बातें नहीं करनी है, राइट। अभी हम बहुत सारी ये भी चर्चा कर रहे हैं जुडिशरी के रोल को लेके। जुडिशरी भी एक इंस्टीट्यूशन है। हम कहते हैं जुडिशरी भी ऑफन इज गिवन इनटू व्हाट पीपल आर डिमांडिंग, राइट। एक बहुत मेजर केस जो कि अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस आल्सो डिस्कस्ड वाज द आइडिया ऑफ अयोध्या जजमेंट, राइट, द अयोध्या बाबरी मस्जिद इशू, जहाँ पे ये मानना था बाय अ लॉट of political scientists that the judiciary, rather than relying on historical and legal facts, came into the idea of कि भैया हमने लोगों के अंदर ना पीस मेंटेन करके रखनी है, सारे लोगों को हमने खुश करके रखना है। So they gave into what the people wanted rather than sticking to their role which was looking at the legal and historical facts and उस हिसाब से काम करना। ठीक है, क्या उसकी लॉ एंड ऑर्डर की आउटकम होती है, यू लीव इट टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, उस काम के लिए आपके पास एक एग्जीक्यूटिव है, राइट, उस काम के लिए जो है आपके पास ब्यूरोक्रेसी है जिनका काम है उसको संभालना। ठीक है, ये जुडिशरी का काम नहीं था कि हमने लोगों को खुश करना है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स जो है हंटिंगटन रेज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत लॉपसाइडेड हो गया है। एंड ऑफन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अब एबिलिटी नहीं रही है कि कुछ पर्सनल एंड पैरोकियल डिज़ायर्स जो हैं, डिमांड्स जो हैं, वो उनको कर्ब कर सकें, जिसके कारण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इनकी लेजिटिमेसी तो जो है वो थ्रेटन होने लग जाती है, राइट। अनदर एग्जाम्पल जो कि हम ले सकते हैं इससे मे बी दी आइडिया, जैसे कि रिसेंटली हुआ था कि NCW को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जहाँ पे NCW की जो चेयरमैन है, शी वेंट टू मीट द महाराष्ट्र, शी हैड गॉन टू मीट द महाराष्ट्र के गवर्नर एंड शी सेड, यू नो, वी आर डिस्कसिंग द आइडियाज ऑफ लव जिहाद। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग that does not suit a person of that office, because when she is occupying that office as the chairperson, she is a part of an institution. तो यहाँ पे institution जो है ये parochial desire of religion, safeguarding my religion, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो रादर देन व्हाट शुड बी द मैंडेट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, राइट। सो ये चीज़ें जो है इंस्टीट्यूशन को, उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी लेजिटिमेसी को जो है थ्रेटन करती हैं। अब हंटिंगटन जो है ये कुछ वेरिएबल्स जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू वो कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है। एंड हंटिंगटन का मानना है कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रही है, दैट इज एक्चुअली अ वे इन विच यू कैन लुक एट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट, चाहे वो ट्रेडिशनल सोसाइटी से फिर आप ट्रांजिशनल सोसाइटी में जाएं और फिर मॉडर्न सोसाइटी में जाएं। ठीक है, तो उनके लिए वेरिएबल क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का। और ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे हो रही है, अब ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पहली चीज जिसकी वो बात करता है इज व्हाट ही सेज अडेप्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब हंटिंगटन का मानना है कि जितनी ज्यादा अडेप्टेबल होंगी इंस्टीट्यूशंस रादर देन बीइंग रिजिड, उतनी ज़्यादा जो है उनकी सक्सेस रेट होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो पाएंगी। एन एग्जाम्पल कैन कम इन द फॉर्म ऑफ से जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर हमने इंडिया के केस में ही हमने देखा है कि किस तरह से जुडिशरी हैज़ गॉन फ्रॉम बीइंग अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन टू अ रादर एक्टिविस्ट वन। सो व्हेन वी डिस्कस द आइडिया ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हेन वी लुक एट द आइडियाज ऑफ PIL SAL जो कि इन्होंने इनग्रेन किए, व्हेन वी लुक एट द एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया कि हम जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से हटके ड्यू प्रोसेस की तरफ जो है मूव कर गए हैं, तब हमें रियलाइज होता है दैट हाउ द जुडिशरी हैज अडेप्टेड टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही टॉक्स ऑफ इज कॉम्प्लेक्सिसिटी एंड सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि बेसिकली आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर अब कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, राइट। हंटिंगटन का अब मानना है कि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो है आप मान सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, राइट, वो एक
बेटर होता जा रहा है। ठीक है, ये हंटिंगटन का मानना है। ठीक है, कि उनको लगता है कि नेशन बिल्डिंग के अंदर ये जो आइडिया है ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जब भी आपकी इंस्टीट्यूशंस के आइडियाज़ कॉम्प्लेक्स होंगे, अब कॉम्प्लेक्स और सिंपल को आप समझने की कोशिश करें। कॉम्प्लेक्स का ये मतलब नहीं है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम कर रहे हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बेसिकली इंस्टीट्यूशंस नाउ आर अक्वायरिंग मोर एंड मोर थिंग्स जो कि वो अब कर सकते हैं। ठीक है, दे आर ग्रोइंग मोर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, वो अब जो है मोर इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहे हैं चीज़ों को, जिसके कारण उनके स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर्स भी जो हैं कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट्स बढ़ गए हैं। मतलब कि अब अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि अगर हम फाइनेंस कमीशन उठा लें या कोई भी और इंस्टीट्यूशन उठा लें, उनके अंदर हम क्या देखते हैं, फर्दर सब डिपार्टमेंट्स हैं, और वो डिपार्टमेंट्स जो हैं अपने अपने से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, सब यूनिट्स जब भी कहीं पे पैदा हो जाते हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी बढ़ जाती है टू बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मच बेटर, बिकॉज वो डिपार्टमेंट्स फंक्शनल लाइंस पे हैं। तो अगर मेरे पास डिपार्टमेंट है कि मैंने स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करने हैं, मुझे पता है वो किस तरह से करने हैं, ठीक है, वो मैं बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, राइट। तो ट्रेडिशनल जब सोसाइटीज़ होती हैं उनमें रिलेटिवली सिंपल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उतने डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, उतनी फंक्शनल एक डिवीजन नहीं होती है। वेरस जब इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, सब यूनिट्स बढ़ जाते हैं, फंक्शनैलिटी, स्पेसिफिक फंक्शंस उनके अंदर बटने, स्पेसिफिक रोल्स बटने, वो जो है बेहतर हो जाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस कैन परफॉर्म बेटर। देन and another important thing that happens is the idea of यूनिटी, ऑटोनॉमी वर्सेस सबऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ऑटोनॉमी ऑब्वियस है। ठीक है, एक चीज़ जिसको हमने लेके बार बार बात करने की कोशिश की है इज़ द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी, राइट। इंडिया के केस में भी हमने देखा था, स्पेशली विद स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस, विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, राइट, सीबीआई एक्सेट्रा, सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो कि इन सब के साथ एक मेन इशू क्या एग्जिस्ट करता है कि बेसिकली आपकी ऑटोनॉमी जो है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, अब क्यों उठ जाता है, जैसे कि हमने सीबीआई डिस्पाइट बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उसके अंदर कितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिसके कारण इवन द जुडिशरी हैड टर्म्ड इट टू बी अ केज्ड पैरट। जितनी ज़्यादा ऑटोनॉमस एक इंस्टीट्यूशन, उतनी बेहतरी से वो अपना फंक्शन जो है वो निभा पाएगी। ठीक है, तो हमने बात की ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कन्वर्ट करने का क्या आइडिया है कि उनके पास जो है ऑटोनॉमी आ जाती है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है, जैसे कि मे बी ईसीआई के पास है, यूपीएससी के पास है। ठीक है, तो इस ऑटोनॉमी के कारण क्या होता है कि ये ऑटोनॉमी प्रिवेंट कर पाती है इंट्रूजन ऑफ मे बी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट, कि आपके लेजिस्लेचर नहीं उसमें इंट्रूड कर रहा, आपका एग्जीक्यूटिव नहीं उसके अंदर इंट्रूड कर रहा एंड चीज़ों को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अनदर वेरिएबल जो वो बोलते हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बेटर होती जा रही है, इस कोहेरेंस वर्सेस डिसयूनिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंस का क्या आइडिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनिफाइड है, कोहेरेंट है, जितनी ज़्यादा ये कोहेरेंट है उतनी ज़्यादा जो है वो ढंग से काम कर पाएगी। कोहेरेंस का क्या मतलब है, दैट अ लेवल ऑफ कंसेंसस जो है एग्जिस्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे। उनको पता है कि हमारा ये काम है, अगर कोई डिस्प्यूट आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दिस इज द वे इन विच वी आर सपोज टू डील विद इट, राइट। सो सपोज इफ आई एम अ लो लेवल ऑफिसर एंड मेरे सामने कोई जो है इशू आता है और मुझे पता है कि इस पे जो साइन है वो किसके चाहिए, अगर मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता कि मेरे जो बॉस है मेरे को उनको भेजना है, सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ कंसेंसस दैट दिस इज द वे दैट वी आर सपोज टू वर्क। ठीक है, तो ये कोहेरेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है कोई डिसयूनिटी नहीं है कि एक, अब इंडिया के अंदर हम देखें तो इंडिया के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऑटोनॉमी भी कई बार मिसिंग होती है एंड कई बार ये कोहेरेंस भी मिसिंग होती है। हम कहते हैं ना कि हम डिपार्टमेंट क्यों भटकते रहते हैं, एक डिपार्टमेंट कहता है हमें ये चाहिए, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है ये तो गलत है, आपको ये डॉक्यूमेंट लाना था, तीसरी जगह आप ऑफिसर के पास जाते हो, बोलते हो ये तो पूरा ही गलत, आपने तो फॉर्म ही गलत भरा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिसयूनिटी है, कोई टाइप ऑफ कंसेंसस नहीं बन के आया है, जिसके कारण इंस्टीट्यूशंस अपना काम जो है ढंग से नहीं निभा पा रही हैं। ठीक है, तो इन चार फैक्टर्स के बेसिस पे
जो है हंटिंगटन कहते हैं जब आप ये चारों चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं मतलब ग्रेटर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई है, मतलब आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की राह पे आगे बढ़ चुके हो, राइट। नाउ इस इंस्टीट्यूशनल मॉडल के अंदर हंटिंगटन कहते हैं पॉलिटिकल डीके कैन ऑल्सो अकर। और ये पॉलिटिकल डीके कब अकर करता है? जब कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी कॉम्पिटेंस, देयर एबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शंस, दे एंड अप डिक्रीजिंग। और जब भी आप फंक्शंस अपने ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉम्पिटेंस इज कमिंग अंडर क्वेश्चन, आपकी एफिशिएंसी इज डिक्रीजिंग, people will end up raising questions regarding your credibility, which will end up creating a crisis of legitimacy for you, because लोग बोलेंगे आप तो अपना काम ही नहीं ढंग से कर रहे। एंड इसके कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ये होता है इज इंस्टीट्यूशनल करप्शन। ठीक है, कि करप्शन, ब्राइबरी हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। इंडिया के अंदर हम कई बार बात करते हैं ना कि भैया कोई भी फॉर्म कराना है, कोई भी काम कराना है, लाइसेंस लेना है, पासपोर्ट लेना है, हम कई बार बोलते हैं कि अरे साथ में 500 का नोट हमेशा रखो, राइट। इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है करप्शन। अब हम उसको एक एक क्राइम भी नहीं मानते हैं, समथिंग ऑफ एन एबरेशन भी नहीं मानते, इट वी हैव कम टू एक्सेप्ट इट कि काम तो भैया ऐसे ही होगा, राइट। और ये जो है एक बहुत बड़ा साइन है ऑफ पॉलिटिकल डीके। ठीक है, हंटिंगटन का मानना है कि जिन सोसाइटीज़ के अंदर कई ऐसे इविल्स परसिस्ट करते रहेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस ऑफन होना, तो इनस्टेबिलिटी है, इनफाइटिंग है, एग्जीक्यूटिव अभी तक अपने आप को जो है पूरी तरह से इनग्रेन नहीं कर पाया है, इंटरनली ही अभी भी मेजर चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, मिलिट्री प्रॉब्लम्स है सच एज सिविल स्ट्राइफ हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए, प्रेवलेंस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन है, राइट। ये सब क्यों कॉज होते हैं? लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी रेट, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि भैया ये काम करना तो एक इंस्टीट्यूशन का मैंडेट है, दे कैन नॉट बी डिमांडिंग मनी फ्रॉम यू। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्टली डेवलपिंग सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं। पॉलिटिकल इंगेजमेंट रेट्स, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई है, सोशल मोबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, बट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उतनी रेट पे नहीं हो रही है। बेसिकली जैसे कि हमने बात की कि अब फर्स्ट एंड सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के कारण जो है देयर वाज एन इनकमिंग ऑफ erstwhile oppressed communities into various kind of institutions, चाहे वो हम लेजिस्लेचर की बात कर लें एंड ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, बिकॉज ऑफ अगेन affirmative action, right, there was a greater thrust towards participation. Now legislature को करके आपको याद होगा that there was a very controversial statement that Ashish Nandi had made regarding corruption amongst people coming from से ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड्स जो कि लीडरशिप में अब एंट्री ले रहे थे। ठीक है, आशीष नंदी ने अब क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि पहले अपर कास्ट अपर क्लास डोमिनेट करती थी लेजिस्लेचर को, पॉलिटिकल पावर के ऑफिसेस को, एंड तब वो उन्होंने मस्त करप्शन की। ठीक है, दे हैव अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ। नाउ फाइनली व्हेन पावर हैज ट्रांसफर्ड हैंड्स टू द erstwhile marginalized, अब उनकी बारी है करप्शन करने की। ठीक है, सो ही वाजंट सेइंग दैट people who've come post the first or the second democratic upsurge, they are more corrupt. No, they said it has become a part and parcel of Indian society. Why? Because social mobility हो गई है, but institutionalization नहीं हो पाई है, that legislature को इस तरह से काम करना है। अगर मैं एक MLA और MP हूँ, that is also an institution. ठीक है, उसको एक अपना काम जो है इस तरह से निभाना है, राइट। अभी भी हम करप्शन के अंदर इंडल्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि मोबिलिटी आ गई है, बट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अभी भी लैकिंग है, एंड इसके कारण जो है पॉलिटिकल डीके अकर्स इन सोसाइटीज़, जिसके कारण वो आगे जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाती हैं, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसको पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे आती है इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल डीके के ऊपर और जो डेवलपमेंट की है सैमुअल पी हंटिंगटन के स्टूडेंट हैं, जिनको हमने एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, राइट, जब हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, दैट इज़ फ्रांसिस फूकोयामा। तो रिलेटिवली रीसेंट है फ्रांसिस फूकोयामा का ये काम, राइट। 2014 में उन्होंने एक किताब लिखी जहाँ पे उन्होंने हंटिंगटन के थीसिस को और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की, राइट। इनकी किताब का नाम था पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके, जहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं ये समझना कि स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस
जो हैं ये क्यों फेल होती हैं। एंड फ्रांसिस फुकुयामा जो है एक बहुत ही अ डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स जो हैं ये इनको एनालाइज करते हैं, हर तरह के स्टेट्स जो है ये उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी एक मैसिव स्टडी है ये इनकी। ठीक है, फुकुयामा बोलते हैं कि नाउ इन माई अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट लीड्स टू पॉलिटिकल डीके, व्हाट लीड्स टू पॉलिटिकल ऑर्डर, ही सेज वी आर ट्राइंग टू गेट टू व्हाट डेनमार्क। अब वो क्या, डेनमार्क को वो एक तरह से बेसिकली एक स्टीरियोटाइप, एक आइडियल टाइप बना देता है ऑफ एक पीसफुल, स्टेबल, इंक्लूसिव, प्रॉस्परस एंड ऑनेस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो क्या है पॉलिटिकल ऑर्डर के मैंडेट, कि हमें एक स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल जगह चाहिए, पीसफुल है जहाँ पे इन फाइटिंग ना हो रही हो, सिविल स्ट्राइफ ना हो रही हो, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ना हो, प्रॉस्परस हो, बेसिकली दैट इनफ रिसोर्सेज दैट वी कैन प्रोवाइड goods and services, subsistence goods and services to one and all in the society, इंक्लूसिव हो जहाँ पे हम मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को भी अपने मेन स्ट्रीम के अंदर इंक्लूड कर पाए, एंड ऑनेस्ट हो, नॉट गिवन टू करप्शन, नॉट गिवन टू ब्राइवरी। ठीक है, ऐसी सोसाइटी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फुकुयामा जो है अब टेक्स अप कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक स्टेट्स लाइक चाइना, ठीक, चाइना जहाँ पे वो बोलते हैं, अब चाइना के अंदर हम क्या देखते हैं, दैट इवन दो इट क्लेम्स टू बी अ पीपल्स रिपब्लिक, इट क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेसी, एक्चुअल में इट्स मोर अकिन टू एन अथॉरिटेरियन रूल, जहाँ पे एक वन पार्टी की जो है डोमिनेंस है, वन पार्टी ही जो है वो परमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे फुकुयामा बोलते हैं अ सॉर्ट ऑफ क्लाइंटलिज्म एग्जिस्ट। अब क्लाइंटलिज्म क्या है, क्लाइंटलिज्म इज जहाँ पे पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टन पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप, जहाँ पे चाइना जो स्टेट है, राइट, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, राइट, और उनके जो लीडर हैं ही इज़ अ वेरी पावरफुल फिगर, उनको एक पेट्रन की तरह देखा जाता है, जो कि कहते हैं कि देखो हम तुम्हें कितनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, राइट, हमने कितनी डेवलपमेंट कर ली चाइना के अंदर, चाइना अब देखो ऑलमोस्ट एक सुपर पावर स्टेटस पे जाने वाला है, हम अपने लोगों को सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हें इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहे हैं, इतनी तुम्हारी इनकम बढ़ा दी, इतना तुम्हें पॉवर्टी से निकाल दिया। नाउ बिकॉज वी हैव गिवन यू ऑल दीज थिंग्स, we demand your unqualified, unquestioning allegiance and support. That you will not demand democracy, you will not be protesting, you will not have freedom of speech and expression. Why? Because in return I am giving you all these public goods. Right? तो फुकुयामा कहते हैं कि ऐसे स्टेट्स के अंदर ये क्लाइंटलिज्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है। देन फुकुयामा मूव्स अहेड एंड ही सेज कि अगर हमने डेवलपमेंट की बात करनी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करनी है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है 3 कंपोनेंट्स के अंदर छुपी हुई है, राइट। ये कौन से हैं? स्टेट बिल्डिंग, राइट, कि अगर हमने एक स्टेट, स्टेबल, पीसफुल स्टेट बनाना है और इंक्लूसिव स्टेट बनाना है, हमें स्टेट की इंस्टीट्यूशंस, इनको आप एक तरह से, स्टेट बिल्डिंग कम्स विथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, that we have certain institutions in place which are performing their role well, which are efficient, and that is why they also enjoy legitimacy in the eyes of the people, कि लोगों को लगता है कि हाँ जी ये अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। तो अगर लोगों को लगता है कि हाँ, कि अगर इफ़ आई गो टू से द पुलिस स्टेशन और जो मेरी कंप्लेन है दैट विल बी लिसन टू एंड इट विल बी accounted for and they will do something about it, I will have faith in the police। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा अगर मैंने कोई चालान करना है, कोई नहीं तुम रेड लाइट तोड़ दो, क्या ही करना है, 100 रुपये तो पकड़ाने, नहीं। वाई? बिकॉज तब क्या है, तब इंस्टीट्यूशंस आर लैकिंग। मुझे पता है चाहे मैं रूल तोड़ भी दूँ, राइट, आई कैन ऑलवेज पे समवन ऑफ। स्टेट बिल्डिंग में क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस आर इन प्लेस एंड मुझे फेथ होगी उन इंस्टीट्यूशंस पे दैट दे विल परफॉर्म देयर वर्क वेल। एंड जब स्टेट बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रही है तब ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ भी जो है एग्जिस्ट करेगा, राइट। तब ये नहीं होगा कि अगर मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ या किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा या बेटी हूँ, आई कैन गेट अवे विथ थिंग्स, राइट, आई वोंट बी एबल टू गेट अवे विथ थिंग्स, आई कांट बी लाइक अरे तू जानता है कि मेरा बाप कौन है, क्यों? बिकॉज देयर इज रूल ऑफ लॉ। सो रिगार्डलेस ऑफ whoever's progeny you might be, the law applies equally to one and all। And lastly and very importantly, an accountable, responsible government। If the government does something wrong, it can be held accountable, it can be held responsible for its actions। तो ये जो है एक मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर के 3 मेन कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। फुकुयामा के लिए अगर आपने एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनना है, ये
पॉलिटिकल ऑर्डर, गेटिंग टू डेनमार्क अचीव करना है, तो आपको इन तीनों कंपोनेंट्स की एक बैलेंस डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप स्टेबिलिटी अचीव कर पाए. On the other hand, Fukuyama then also analyzes the US society. US अब एक modern liberal society है, but US के अंदर भी Fukuyama जो है, अब the election of Trump जो हुआ in 2014, right, उसको लेके ही पॉइंट्स टू सर्टेन इश्यूज, राइट. तो अब वो कहते हैं यूएसए के अंदर इस तरह का पॉलिटिकल डीके क्यों आया है. तो यूएस सोसाइटी को एग्जांपल लेके लेते हैं. पहले वो बोलते हैं एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म जिसकी वो बात करते हैं इज इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी. इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी के अंदर एक सब वैल्यू की वो बात करते हैं, दैट इज विटोक्रेसी. विटोक्रेसी क्या है? अब हमने यूएनएससी आपने पढ़ा होगा, एक न्यूज़पेपर्स में ही देखा होगा, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल. उसके अंदर हम बात करते हैं परमानेंट 5 मेंबर्स हैं और उनके पास वीटो की पावर है कि अगर एक इंसान ने भी किसी डिसीजन को वीटो कर दिया, दैट मीन्स द सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट मूव अहेड विद दैट डिसीजन. ठीक है. और ये विटोक्रेसी का यही आइडिया जब आप नेशन के अंदर बात करते हैं कि देर आर टू मेनी वीटो प्लेयर्स जो कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को ऑफन हार्श बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं, राइट. यूएस सोसाइटी के अंदर ये बहुत एग्जिस्ट करता है. क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर हम क्या बोलते हैं, एकदम डिस्टिंक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है. इंडिया के अंदर देयर इज checks and balances, but because parliamentary system है तो we know our executive is derived out of our legislature, तो उस तरह का separation of powers नहीं है जिस तरह का यूएस में exist करता है, right. तो for example अगर president ने कोई decision लिया तो senate उसको block कर सकता है, या फिर senate या फिर house of representatives ने कोई decision लिया, president उसको block कर सकता है, judiciary उसको block कर सकती है, right. तो इसके कारण जो है decision making often जो है काफ़ी ज़्यादा problematic हो जाती है. in fact ओबामा रेजीम के टाइम पे एक ये मेजर इशू निकल के आया था जहाँ पे बहुत टाइम के लिए जो है बिकॉज द सेनेट led by the led by the Republicans was blocking certain things, तो लोगों की पे नहीं बाहर जा रही थी, which had led to almost a crisis in the executive and in the political functioning of the government. ठीक है. अब apart from institutional rigidity, another term that he says is responsible for political decay is repatrimonization. रीपैट्रिमोनाइजेशन क्या है? पैट्रिमनी क्या होती है कि जब हम अपने फादर से कुछ डिराइव करते हैं, राइट. पैट्रिमनी जैसे कि अगर इफ़ माई फादर ओन्स अ सर्टेन प्रॉपर्टी, वो आगे अपने बच्चों को दिए जाएगी. ठीक है. जैसे जैसे अब हम क्या बात करते हैं कि अगर मॉडर्न सोसाइटी है तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस या कोई भी जो काम है वो रैशनलाइजेशन पे बेस्ड है, पैट्रिमोनाइजेशन पे नहीं बेस्ड, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम MP ऑफ अ सर्टन प्लेस, ठीक है, मैं MP हूँ, जरूर अब वो जो है इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. कोई राजे की गद्दी नहीं है कि मैं अपने बेटे को पास ऑन कर दूंगी. अब ये इशू एग्जिस्ट करता है कि इंडिया में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसके कारण ये दोबारा पैट्रिमनी जैसी चीज़ आ गई है कि अगर एक एरिया से मैं कंटेस्ट करती थी उसके बाद वो सीट जो है मैं अपने बेटे को दे रही हूँ कि बेटा तू लड़, राइट. कि अमेठी है अगर तो पहले माँ के पास, देन द सन गेट्स इट. ठीक है. तो ये क्या है? ये रीपैट्रिमोनाइजेशन है. रीपैट्रिमोनाइजेशन अब फुकुयामा कहते हैं वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. तो जब इंस्टीट्यूशंस अपना काम जो है जो उनको सौंपा गया है, रिमेंबर हंटिंगटन ने बात की थी द आइडिया ऑफ क्या, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपको पता है आपका फंक्शन क्या है, आप उसको निभा रहे हैं. जब इंस्टीट्यूशंस वो फंक्शंस छोड़ के कुछ और करती है, जैसे कि हम इंडिया में भी देख सकते हैं जुडिशलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन. जुडिशरी का काम क्या है? एडजुडिकेट करना, लेजिस्लेचर के काम में घुसना नहीं. इनफैक्ट यही हमने एक मेजर क्रिटिसिज्म भी की थी जुडिशरी की कि जुडिशरी, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं विशाखा गाइडलाइंस क्या हो गया, या फिर उनका रूलिंग हो गई कि आपने हाईवेज के ऊपर जो है अल्कोहल के शॉप्स वगैरह को जो है हटाना है. नाउ दिस इज समथिंग विच इज इन द परव्यू ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट की असेंबलीज करे चाहे वो पार्लियामेंट करे, जुडिशरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. या फिर उल्टा भी हो सकता है कि लेजिस्लेचर समटाइम्स बिहेव्स वेरी वियर्डली और अपना काम ही नहीं कर रही, राइट. तो ये इश्यूज जो हैं लीड्स टू पॉलिटिकल डिके. व्हाई? बिकॉज आफ्टर ऑल आपकी जुडिशरी, जैसे कि हमने पहले बात किया था, इट इज़ नॉट एन अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन, तो उनको लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम नहीं करना चाहिए. देन एडवर्सेरियल लीगलिज्म, अगेन ये यूएस का एग्जाम्पल दे रहे हैं बट आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया में भी सही बैठता है. एडवर्सरियल लीगलिज्म क्या है? कई बार जब हम बात करते हैं ओवर एक्टिविस्ट जुडिशरी की, राइट, जो कि एग्जिस्ट करती थी एट वेरियस टाइम्स एंड टाइम्स, जब जुडिशरी जो है
ज़्यादा जो है एक तरह से कॉम्बैटिव हो जाती है एंड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से भिड़ने की कोशिश करती है। तो अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गोलकनाथ केस, राइट। गोलकनाथ केस वाज एडवर्सेरियल लीगलिज्म, जहाँ पे चाहे जो मर्जी रीजन हो, जुडिशरी ने बोल दिया बस बहुत हो गया, ठीक है, हम तो नहीं सुनते तुम्हारी, अब तुम अमेंडमेंट करके देखो, अमेंडमेंट हम अलाउ ही नहीं करेंगे, राइट। तुम्हारे पास अमेंडिंग पावर ही नहीं है, छीन ली उन्होंने लेजिस्लेचर से, विच वॉज इनकरेक्ट, दैट वॉज एडवर्सेरियल लीगलिज्म। एंड गिफ्ट एक्सचेंज, गिफ्ट एक्सचेंज क्या है बेसिकली, जैसे कि अब एग्जाम्पल देते हैं वो कि अब यूएस के अंदर आए दिन हम देखते हैं कि रैंडम शूटिंग्स हो गई, स्कूल के अंदर आके कोई गोलियां चला गया, राइट। फिर भी चाहे आप डेमोक्रेट्स इन पावर हो या रिपब्लिकन्स इन पावर हो, स्ट्रिंजेंट गन लॉज क्यों नहीं बनते? देयर वाज वन इंसिडेंट इन न्यूजीलैंड एंड जसिंडा अहर्न केम अप विद stringent laws. Why isn't such a thing possible in US? Because of lobbying, right? Lobbying जो है वहाँ पे लीगल है। लॉबिंग क्या होती है कि बेसिकली ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेट्रा इन सब की लॉबीज है, जो कि कैंपेन्स के अंदर पैसा दे के, राइट, और कुछ ऐसी चीज़ें करके जो है अपने हित में लॉज जो है बनवाने की कोशिश करते हैं। यही सिमिलर चीज़ हम इंडिया में भी बोलते हैं, राइट। द आइडिया, चाहे लॉबिंग इंडिया में लीगल ना हो, बट देर आर अदर वेज। तो हम बोलते हैं अंबानी अडानी की सरकार, राइट। ये क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गिफ्ट चेंज। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब हम बराइबरी करके छोटे लेवल पे फॉर्म निकलवाने की, लाइसेंस पाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ गिफ्ट चेंज एट अ स्मॉल लेवल। बड़े लेवल पे अगर अंबानी अडानी की सरकार है, सूट बूट की सरकार की बात हो रही है, तो दैट इज़ बिगर लेवल लॉबिंग एंड एक्सचेंज, गिफ्ट एक्सचेंज, ठीक है, जहाँ पे बिकॉज ऑफ सर्टन मनी बीइंग गिवन टू से पोलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट्स, हम उनके अगेंस्ट लॉज नहीं बनाते हैं जो गवर्नमेंट इन पावर है, राइट। सो ये एग्जाम्पल किसके हैं? रीपैट्रिमोनाइजेशन के। एंड इसके कारण जो है फुकुयामा कहते हैं पॉलिटिकल डीके अकर्स, राइट। सो ये जो है पॉलिटिकल डीके को फुकुयामा ने और ज़्यादा जो है उसके ऊपर आइडिया डेवलप किया। नेक्स्ट अप इज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ट्रैप। डेवलपमेंट ट्रैप जो है, अब एफ.डब्ल्यू. रिग्स, हमने उनकी प्रिज्मेटिक सोसाइटी की है, दिस इज एन आइडिया दैट रिग्स पुट्स फोर्थ, राइट। अब रिग्स जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एक मेजर थीसिस, एक मेजर अथॉरिटी माने जाते हैं, जैसे कि हमने उनकी प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ के आइडिया से कर लिया था। एंड उनका कहना था कि जैसे जैसे इंक्रीज स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन होता रहता है, मतलब किसने क्या रोल निभाना है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कीप कमिंग अप, वो जो है हम कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की राह पे बनता जा रहा है, ठीक है। तो मेनली वो स्ट्रक्चरलिस्ट है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत है, राइट। कि कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब उसका काम और डिफ्रेंशिएटेड फंक्शनल स्पेसिफिक होता जाएगा, उतनी ज़्यादा हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट होती जा रही है। और ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है बोरो एंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ जो भी कंट्री हो, ठीक है। अब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो यूके एक डेवलप सोसाइटी में बना, बट इंडिया ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है इस पार्लियामेंट का वो उठा के इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर कंसिडरेशंस, वी आर अ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, वी आर अ कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी, ठीक है, हमने वही स्ट्रक्चर जो है अब इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। उनका मानना है कि ये गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस और उनकी प्रैक्टिसेस जो है टेक्नोलॉजी की तरह से हो सकती हैं। हम ये नहीं बोलते ना कि ओहो अच्छा कायरोजेनिक टेक्नोलॉजी है डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास, तो चलो हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हम नहीं ये कर सकते, तो हम नहीं कायरोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अब टेक्नोलॉजी तो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, आखिरकार तो हमने रॉकेट उड़ाना है, राइट। तो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो। रिग्स का मानना है कि स्ट्रक्चर्स भी ऐसे हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर्स जो हैं कहीं से भी बोरो किए जा सकते हैं और अप्लाई किए जा सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ये कहीं पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब रिग्स कहते हैं अगर हमने डेवलपमेंट की बात करनी है फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, आपने 3 मेन वेरिएबल्स को देखना होता है। पहली चीज़ है परफॉर्मेंस लेवल, कितने अच्छे से इंस्टीट्यूशंस जो उनको काम सौंपा गया है उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। सेकंड, लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन है अमंगस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई इशू आ रहा है जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, मेरे पास NHRC है जहाँ पे मैं जाता हूँ, राइट। अगर मैं एक औरत हूँ, मुझे लगता है मेरी राइट पे इन्फ्रिंज हुआ, मैं NCW के पास जाती हूँ, राइट। वहीं अगर आप एक लोअर लेवल पे ही देख लीजिए, अगर मुझे लगता है कि अरे मेरी गली से कोई कूड़ा कचरा नहीं उठा के जा रहा, तो मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास चलेगी। अगर मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी एंड बिजली के बहुत इशूज़ है, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास चलेगी, राइट। सो देयर इज लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस
ऑर्गेनाइजेशंस को सौंपा गया है काम, राइट। तो अगर मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, राइट, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं अपने स्टेट असेंबली के बाहर जाके मोर्चा नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊँगी, ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, वो उनका काम है उसको सुलझाना। देन डिग्री ऑफ इंटेग्रेशन और अब्जॉर्प्शन, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कितने सारे लोगों को वो केटर कर पा रहा है, किन किन की नीड्स को जो है वो ढंग से फुलफिल कर पा रहा है। अब रिक्स क्या कहते हैं कि जब भी इन चीज़ों के बीच में मिसमैच हो जाता है, राइट, इनकी डेवलपमेंट में मिसमैच हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ट्रैप जो है अकर कर गया है। तो फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, बट अभी भी हम सारे लोगों को अब्जॉर्ब या केटर या इंक्लूसिव नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट ट्रैप हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल हु विल से कि अरे जितना मर्जी अच्छा काम कर ले हमारी बात तो नहीं सुनती, ठीक है। देन अगेन इंटेग्रेशन या इंक्लूसिविटी बहुत बढ़ जाए बट डिफ्रेंसिएशन ना हो, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया मैं ये कंप्लेंट लेके जाऊँ कहाँ, मुझे इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में हर जगह भेजा जा रहा है, देयर इज़ नो क्लैरिटी ओनली किसने ये काम करना है, राइट। तो इन इश्यूज़ के अंदर जो है हम कहते हैं, रिग्स कहता है कि एक डेवलपमेंट ट्रैप जो है अकर कर गया है, जिसके कारण जो है इन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई सोसाइटी नहीं पहुँच पाएगी।